यस। तो बच्चों आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर की हमारी जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, उस पर हम लोग कर रहे हैं बात। सभी को मैं क्लियर दिख रहा हूँ बच्चों? एक बार आप रिस्पॉन्स कर दूं। सभी बच्चों को मैं क्लियर दिख रहा हूँ, यस और नो? ओके, थैंक यू। ओके बेटा, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे स्टेबिलिटी की तरफ, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज दी स्टेबिलिटी। तो जब स्टेबिलिटी की हम लोग बात करते हैं तो क्वेश्चन है सिस और ट्रांस दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी, किसकी स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है बच्चों। ओके, तो देखते हैं हम लोग सिस बना के। तो कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, नाउ दिस इज CH3 एंड हियर इज हाइड्रोजन, CH3 एंड हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे देखो CH3 आपको दोनों सेम साइड में मिल रहे हैं, हाइड्रोजन भी आपको सेम साइड में मिल रहा है, तो वी विल कॉल इट राइट, इट इज सिस फॉर्म, ठीक है बच्चों। ये सिस फॉर्म हो जाएगी। इसी की ट्रांसफॉर्म पे हम लोग बात करेंगे। तो कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, नाउ दिस इज CH3 एंड CH3। यहाँ CH3 आपको अपोजिट साइड में मिल रहा है, सभी को दिख पा रहा होगा बच्चों। यहाँ पे CH3 आपका अपोजिट साइड में, देखो हाइड्रोजन भी आपका अपोजिट साइड में। और एरियल डिस्टेंस की अपन ने बात करी थी, तो यहाँ बच्चों जो एंगल होगा वो आपका कितना आता है ट्रांसफॉर्म में, मैंने बताया था 180 डिग्री, ठीक है, पे ग्रुप लगे होंगे। और यहाँ का जो बॉन्ड एंगल होता है, यहाँ लगभग आपका जो बॉन्ड एंगल होता है दिस इज अराउंड 90 डिग्री, ठीक है, सिस फॉर्म के अंदर। तो आप यहाँ कंपेयर कर सकते हो कि स्टेबिलिटी के लिए कि दोनों में से अधिक स्टेबिलिटी किसकी हो। तो बच्चों देखो यहाँ पे जो CH3 है और ये CH3 है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसी है बच्चों, लेस डिस्टेंस। और दोनों ही कैसे हैं, बल्कि ग्रुप, और दोनों की बीच की डिस्टेंस कैसी है, लेस। तो डिस्टेंस अगर लेस होगी इसको अपन बोल रहे हैं एरियल डिस्टेंस। तो अगर डिस्टेंस बच्चों लेस हो जाएगी तो यहाँ पे रिपल्सन क्या होगा बच्चों, रिपल्सन कहीं ना कहीं आपका अधिक होगा इस मॉलिक्यूल में, इस फॉर्म में, सिस फॉर्म में। ये जो आपकी सिस फॉर्म के अंदर आपका अधिक रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो स्टेबिलिटी की वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी कम। तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी होगी दैट विल डिक्रीज इन सिस फॉर्म। अब आते हैं अपन ट्रांसफॉर्म में। तो ट्रांसफॉर्म बच्चों दोनों CH3 क्या है, इनकी डिस्टेंस काफी अधिक है। डिस्टेंस अगर अधिक है तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो रिपल्सन होगा एज कंपेयर टू सिस फॉर्म वो आपका लेस होगा। अगर बच्चों यहाँ पे रिपल्सन लेस होगा तो मतलब स्टेबिलिटी की वैल्यू कैसी होगी आपकी अधिक। तो हम फाइनलाइज कर सकते हैं कि जो ट्रांसफॉर्म होगा, ट्रांसफॉर्म की जो स्टेबिलिटी है वो सिस फॉर्म से अधिक होगी, ठीक है। ट्रांसफॉर्म की जो स्टेबिलिटी होगी वो सिस फॉर्म से अधिक होगी। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? ट्रांसफॉर्म की जो स्टेबिलिटी होगी वो सिस फॉर्म से अधिक होगी। आप अपने वॉल्यूम को कम कर लो बेटा, कभी आवाज ज्यादा आ सकती है, कम आ रही है, वो सेटअप में करता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया है। पहली बेटा पहली प्रॉपर्टी क्लियर होगी, ट्रांसफॉर्म की स्टेबिलिटी अधिक है एज कंपेयर टू सिस फॉर्म। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ गया बेटा, बता दो पहले, सभी क्लियर होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। थोड़ा मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूँ एक्सटेंड। चलो, तो सेकेंड बच्चों हम लोग लेने वाले हैं डाइपोल मोमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग इज दी डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट बहुत बार बच्चों इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं बहुत जगह, और इसको म्यू से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये दोनों ही इसके आपके रिप्रेजेंट करने के सिंबल है, ठीक है।
तो म्यू से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात यहां तक सभी बच्चों क्लियर हो गई है बेटा? यहां तक सभी बच्चों क्लियर है? अब डाइपोल मोमेंट आपको अच्छे से पता है कि बच्चों यहाँ पे हम म्यू इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज इनटू डिस्टेंस। और इसका जो यूनिट होता है डाइपोल मोमेंट का, वो होता है बच्चों डेवी, DEVYE, ठीक है। डेवी इसका आपका रहता है। और बच्चों और भी कैसे लिख सकते हैं, तो साइंटिस्ट के नाम पे हो गया है। चार्ज का बेटा यूनिट क्या होता है? कूलॉम, आपको पता है। सर यहाँ पे डी का मतलब डिस्टेंस है ये, और डिस्टेंस को बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, मीटर या सेंटीमीटर वगैरह में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक यूनिट यहाँ से और बन सकता है कूलॉम मीटर या कूलॉम सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से हम एक यूनिट को और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे क्यू क्या है? क्यू है बच्चों चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑन आयन। जो भी कैटाइन एनाइन होगा उस पर जो भी चार्ज मिलेगा, +1 -1 +2 -2, वो चार्ज आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और डी यहाँ पे आपकी होगी डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस बच्चों किसके बीच में होगी? हम लोग बेटा आयंस के चार्ज की बात कर रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो होगी बिटवीन कैटायन एंड एनाइन, बिटवीन कैटायन एंड एनाइन। कैटाइन और एनाइन के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको बेटा हम लोग बोलेंगे स्मॉल डी। क्या सभी को इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों? सभी बच्चों को इतनी बात क्लियर हो रही है? यहां तक सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बच्चों, हम ये जो आपका डाइपोल मूवमेंट है, हम लोग डाइपोल मूवमेंट को, यस थैंक यू, हम लोग डाइपोल मूवमेंट को बेटा, ये एक्चुअली स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है बच्चों। ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है डाइपोल मूवमेंट। इतनी बात सभी क्लियर है? अब हम डाइपोल मूवमेंट, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी बच्चों कुछ ना कुछ होगा, तो उसके साथ हम लोग देखो कैसे इसको डिफाइन करते हैं, तो उस पर भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, जैसे मान के चलो हमारे पास यहाँ पे दो डाइपोल मूवमेंट पे हम चल रहे हैं, ठीक है। दो आपके डाइपोल से मतलब हम यहाँ से मान सकते हैं कि मान लो यहाँ पे आपका, ये आपका मान लेते हैं हम लोग μ2, और इस तरीके से हम लोग मान लेते हैं ये आपका μ1, और इसके बीच का एंगल बच्चों ये थीटा, क्लियर है। तो अगर मैं इनकी रिजल्टेंट की बात करूं, एक का डायरेक्शन आपका ये है, दूसरे का डायरेक्शन बेटा ये है, तो इनका जो म्यू रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? तो म्यू रिजल्टेंट इक्वल टू बच्चों फॉर्मूला आता है, मैं सीधा ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मूले पे आ रहा हूँ, μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ2 cos थीटा, ठीक है। दिस इज द रिजल्टेंट। तो जो भी आपको यहाँ पे दे रखा होगा, थीटा की वैल्यू बच्चों अपन यहाँ पे cos थीटा जो दिख रहा है यहाँ पुट करेंगे, बाकी जो आपके दो डिफरेंट डाइपोल है उनकी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, उनको स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 के साथ हम लोग इसके मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी आएगा उसका हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे, और बच्चों यहाँ से व्यू रिजल्टेंट आपको देखने को मिलेगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम लोग यहाँ पे केस को लेके बात कर सकते हैं। तो फर्स्ट केस बच्चों लेते हैं, सपोज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, प्लीज ध्यान देना बेटा। फर्स्ट केस है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो बेटा 0 डिग्री अगर मैंने ले लिया है, तो मुझे बताओ cos थीटा की यहाँ पे बच्चों वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। बताओ बच्चों, समझ में आ रहा है सभी को? डेफिनेटली। अगर cos थीटा की वैल्यू बच्चों मैक्सिमम हो रही है, 1 आ रही है, तो मतलब आप यहाँ पूरा का पूरा देखो, ये पूरा का पूरा टर्म, तो यहाँ से बताओ बेटा मैक्सिमम, अगर मैं यहीं पे बात करूं कि म्यू रिजल्टेंट जो मैक्सिमम होगा, म्यू रिजल्टेंट जो मैक्सिमम होगा वो बच्चों क्या आ जाएगा? μ1 प्लस μ2, μ1 प्लस μ2। समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर, डेफिनेटली। अब इस पे हम बात करेंगे सेकंड केस पे। बिल्कुल आप लोगों ने पढ़ा है, मैथमेटिक्स के आप स्टूडेंट्स भी हो तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। सेकंड केस की बात करते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चों बताना आंसर क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री अपन ने लिखा है यहाँ पे, तो cos थीटा इज इक्वल टू बच्चों कितना आएगा? -1। अरे cos थीटा कितना होगा? -1 ही आएगा। यस डेफिनेटली, cos थीटा अगर -1 आ गया तो यहाँ पे जो म्यू रिजल्टेंट आएगा वो आपका मिनिमम होगा। तो मिनिमम जो वैल्यू आएगी बच्चों वो क्या होगी? μ1 माइनस μ2। क्या सभी को बात समझ में आ रही है?
अगर बच्चों मैक्सिमम निकालना है तो आपका ये, मिनिमम निकालना है तो ये। तो मैक्सिमम मिनिमम बच्चों इसके एंगल्स मैंने फिक्स करते हैं, आपका 0 डिग्री और आपका 180 डिग्री। इस पे हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम को डिफाइन कर सकते हैं। कितने बच्चों को मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन समझ में आया? बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, ठीक है यहाँ तक। तो मैक्सिमम और मिनिमम जब भी निकालना है तो हमें यहाँ पे म्यू आर मैक्सिमम ये और म्यू आर मिनिमम आपका ये, यहाँ तक कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग समझते हैं। जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिया है, ध्यान देना। अच्छा एक चीज और थोड़ा समझते हैं, डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट जो है बेटा यहाँ से क्वेश्चन आता है। डाइपोल मूवमेंट से बहुत बार क्वेश्चन आपके जेईई मेंस में आए हैं, ठीक है, आपके एडवांस में भी आए हैं, ठीक है, एज वेल एज नीट एग्जाम के अंदर भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन बहुत बार इसके डिस्कस किए गए हैं। तो डाइपोल मूवमेंट को हम लोग और अच्छे समझते हैं। तो एक मेरा क्वेश्चन है कि हम डाइपोल मूवमेंट जो है, डाइपोल मूवमेंट जो आपको है, डाइपोल मूवमेंट का एग्जैक्टली मीन हम क्या समझते हैं? कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द एग्जैक्टली मीन ऑफ डाइपोल मूवमेंट? प्लीज एनीवन कैन एक्सप्लेन। डाइपोल मूवमेंट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? एग्जैक्ट मीनिंग मतलब जो बिल्कुल एक बार में समझ में आता है, अभी मैथमेटिकली मैंने बता दिया, ठीक है, लेकिन डाइपोल मूवमेंट का एग्जैक्टली मीन क्या है? देखो बच्चों, पोलैरिटी, बिल्कुल सुजल, यस एग्जैक्टली इट इज ए पोलैरिटी। तो डाइपोल मूवमेंट बच्चों करता क्या है, हमारे नेचर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं या तो पोलर है या नॉन पोलर है जनरली। तो बच्चों ये मॉलिक्यूल्स के पोलर नेचर और एज वेल एज नॉन पोलर नेचर को मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग की तरफ लेके जा रहा हूँ। प्लीज बच्चों ध्यान देना, डाइपोल मूवमेंट में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर होता है उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। मैं दोनों को एक साथ यहाँ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो डाइपोल मूवमेंट ये बच्चों मॉलिक्यूल्स के पोलर नेचर और नॉन पोलर नेचर को एक्सप्लेन करता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में हम लिखते हैं परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इन ए कोवैलेंट कंपाउंड, इन ए कोवैलेंट कंपाउंड। क्या बच्चों इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? कोवैलेंट कंपाउंड, एक ये भी टर्म मैंने लिखा है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने लिखा है परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इन ए कोवैलेंट कंपाउंड। आपको अच्छे से पता है हमारे नेचर में 100% कोवैलेंट कोई भी कंपाउंड नहीं है, 100% कोई भी कंपाउंड आयोनिक नहीं है, ये भी आपको पता है। तो ये फजान रूल बोलता है। फजान रूल में बच्चों हम लोग क्या करते हैं? एग्जैक्टली बेस्ट बिगनेस सही आंसर है, फजान रूल। फजान रूल में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पोलराइजेशन पावर, हम लोग फजान रूल के अंदर बच्चों पोलराइज, आप लेक्चर देख सकते हो मेरा सर्च करके, मैंने इसके ऊपर काम भी किया है। पोलराइजेशन पावर एंड पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेशन पावर टर्म इज यूज्ड फॉर मेटल कैटायन, मेटल कैटायन। और जितना बच्चों छोटा साइज का मेटल कैटायन होगा वहां पे पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। और पोलराइजेबिलिटी टर्म इज डिफाइंड फॉर एनायन, ये एनायन के लिए बच्चों डिफाइन होती है, क्लियर है। तो जितना अधिक पोलराइजेशन पावर होगा वहां पे जो मेटल का कैटायन होगा, जैसे सपोज बच्चों ये मेटल का कैटायन है, यहाँ पे एनायन एक इस तरीके से आ गया है नेगेटिव चार्ज, तो एनायन का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो बच्चों यहाँ पे इक्वल होगा, पूरा इस सर्कमफ्रेंस के बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा नेगेटिव। तो पॉजिटिव की चार्ज डेंसिटी बहुत अधिक हो गई है, तो साइज बहुत छोटा है। तो उस केस में क्या होगा, ये वाला बेटा जो पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा। तो जब पॉजिटिव चार्ज जो होगा मतलब डिस्टॉर्शन होगा, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ आएगा, जिसकी वजह से कुछ पार्ट बच्चों ओवरलैप हो रहा है। आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ पार्ट आप देखो ध्यान से यहाँ पे ओवरलैपिंग कर रहा है, ये वाला पार्ट। तो जो पार्ट ओवरलैप कर रहा है तो मतलब यहाँ पे कोवैलेंट कैरेक्टर बच्चों आ रहा है, क्योंकि ओवरलैपिंग का मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर। तो ओवरलैपिंग हो रहा है आपके चार्ज के बीच में, तो कोवैलेंट कैरेक्टर की वैल्यू बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे आयोनिक परसेंटेज या आयोनिक नेचर बच्चों डिक्रीज करेगा और कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, फजान रूल बच्चों एक्सप्लेन करता है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर पोलराइजेशन पावर के बेस पे या पोलराइजेबिलिटी के पावर के बेस पे वहां पे किसी भी गिवन कंपाउंड में आयोनिक कंपाउंड के अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर कितना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बच्चों प्लीज लिसन केयरफुली, मैंने फजान रूल की बात करूं। फजान रूल क्या बोलता है? फजान रूल ये बताता है कि आयोनिक कंपाउंड में, मैं आपको फिर से करता हूं एक्सप्लेन, देखना ध्यान से, बहुत इजी समझ में आएगा।
मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फजान रूल के बारे में। पहले जैसे अभी आपने बताया भी, एक बच्चे ने आंसर भी दिया है। फजान रूल बच्चों ये बताता है कि आयोनिक कंपाउंड के अंदर कोवलेंट नेचर कितना है बच्चों, प्लीज ध्यान देना। आयोनिक कंपाउंड के अंदर कोवैलेंट नेचर या कोवैलेंट परसेंटेज कितना है, ये कौन बताता है? फजान रूल बताता है। और किसके बेस पे बच्चों? पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी के बेस पे। क्या सभी को इतनी बात क्लियर है? लेकिन बच्चों यहाँ पे तो डाइपोल मूवमेंट है। डाइपोल मूवमेंट क्या बताता है? डाइपोल मूवमेंट बताता है कि परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इन ए कोवैलेंट कंपाउंड या कोवैलेंट बॉन्ड। तो मतलब आप समझ सकते हो ये इसका रिवर्स है बच्चों। क्यों? फजान रूल क्या बताता है कि गिवन आयोनिक कंपाउंड में कितना कोवैलेंट कैरेक्टर है, और डाइपोल मूवमेंट बताता है कि किसी भी गिवन कंपाउंड के अंदर आपका परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर कितना होगा। मतलब उसको रिवर्स करके भी बोल सकते हैं कि भाई आयोनिक कंपाउंड के अंदर कोवैलेंट प्रॉपर्टी नहीं है। मैं पहले आपको देखो बोला है कि आयोनिक कंपाउंड के अंदर कोवैलेंट, प्लीज बच्चों समझो, आयोनिक गिवन आयोनिक कंपाउंड है उसमें कितना कोवैलेंट कैरेक्टर है, फजान रूल बताएगा। ये अब डाइपोल मूवमेंट बताता है कि कोवैलेंट कंपाउंड के अंदर कितना परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर है, मतलब ये रिवर्स हुआ कि नहीं हुआ, तो ये बताता है डाइपोल मूवमेंट। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई, जल्दी से बताओ। सभी को इतनी बात समझ में आई क्या? फजान रूल क्या बताता है? फजान रूल बताता है कि आयोनिक कंपाउंड में कितना कोवैलेंट कैरेक्टर है, और बच्चों डाइपोल मूवमेंट ये बताता है कि कोवैलेंट बॉन्ड में, कोवैलेंट कंपाउंड में कितना आयोनिक परसेंटेज है। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ तक? बिल्कुल बच्चों, मैं आपको केमिकल बॉन्ड की तरफ लेके जा रहा हूँ, प्लीज बहुत ही ध्यान से समझना, और इसके क्वेश्चंस आते हैं। चलो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मैथमेटिकली हमने समझ लिया, फजान रूल के बारे में क्लियर हो गया। अब देखो बच्चों, पहला मॉलिक्यूल में लेता हूं HF, ध्यान देना, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। आप बोलोगे सर ये मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है, जल्दी से बताओ बच्चों आंसर। ये मॉलिक्यूल पोलर है नॉन पोलर? तो आप बोलोगे सर कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने क्लास में एक बार आपको लिखाई थी, तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन दैट विल बी मैक्सिमम। तो बोलोगे सर यहाँ पे फ्लोरीन पे आएगा डेल नेगेटिव चार्ज, और सर यहाँ पे आएगा डेल पॉजिटिव चार्ज। तो डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बच्चों यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे पोलैरिटी मिलेगी। अरे क्या मिलेगा बच्चों? यहाँ पे आपको पोलैरिटी देखने को मिलेगी, यस और नो? सभी बच्चों बताओ। तो यहाँ पे आपको पोलैरिटी देखने को मिलेगी, तो मॉलिक्यूल डेफिनेटली बच्चों पोलर हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिकॉज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से यहाँ पे पोलैरिटी देखने को मिलेगी, और डाइपोल के फेज में बच्चों करेगा ये एग्जिस्ट इस तरीके से। क्लियर है? चलो सेकेंड मॉलिक्यूल की बात करते हैं, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं मैं बेटा, ठीक है, केमिकल बॉन्ड को इंक्लूड कर रहा हूं मैं। ये मैंने मॉलिक्यूल दिया बेटा H2, क्या ये मॉलिक्यूल पोलर होगा कि नॉन पोलर? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इस हाइड्रोजन की दोनों की सर क्या है? बराबर है। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है तो यहाँ पे आपका ये नॉन पोलर हो गया। देखो बहुत ही सिंपल में स्टार्ट कर रहा हूँ, सब लोग समझेंगे ध्यान से, और धीरे धीरे हम लोग बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, एडवांस सेक्शन की तरफ। ये आपका नॉन पोलर हो गया। तीसरे मॉलिक्यूल को ले लेते हैं, जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे ले लिया BF3। तो BF3 मॉलिक्यूल है, इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया प्रीवियस ईयर के अंदर। तो बेटा यहाँ पे पोलर या नॉन पोलर? तो बोलोगे सर ये बोरोन हो गया। यहाँ पे फ्लोरीन को हम ऐसे अरेंज कराएंगे स्पेस के अंदर जहां पे बहुत आपका रिपल्सन की वैल्यू आपकी मिनिमम हो जाए, रिपल्सन की वैल्यू आपकी मिनिमम हो जाए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हम इस तरीके से मॉलिक्यूल्स को अरेंज कर लेंगे। अभी क्वेश्चन है कि सर ये मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है, जल्दी से बताओ, कम ऑन सभी लोग बताओ इसका आंसर। ये मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है? ये मॉलिक्यूल पोलर या नॉन पोलर? कितने बच्चे बता रहे हैं नॉन पोलर है? ओके, क्यों बच्चों नॉन पोलर है? क्यों नॉन पोलर है ये भी बताओ मुझे, क्यों मॉलिक्यूल ये आपका नॉन पोलर? बट आंसर इज डेफिनेटली करेक्ट, आंसर डेफिनेटली करेक्ट, बिल्कुल। डाइपोल मोमेंट इज जीरो, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। देखो बच्चों, बोरोन फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? किसकी ज्यादा होगी जल्दी बताओ बच्चों? फ्लोरीन की। जबकि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट वैसा ही होगा, ये डाइपोल मोमेंट इधर होगा, इसका डाइपोल मोमेंट इधर होगा, और इसका मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स का इधर होगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, प्लीज ध्यान देना, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इधर आएगा। बताओ बच्चों, समझ में आ रहा है? अरे भाई ये आपको ऐसे ही मिल रहा है ना, बताओ जल्दी से। ये एक मैंने बताया ये म्यू1 है, ये आपका म्यू2 है, इनका रिजल्टेंट इधर आएगा, आएगा जाएगा, दिस इज म्यू रिजल्टेंट। और म्यू रिजल्टेंट अपन ने बात करी थी, तो म्यू रिजल्टेंट बच्चों इधर आएगा। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? अगर म्यू रिजल्टेंट इधर आएगा
तो ये वाला पार्ट इसको कैंसिल करेगा ना, बताओ भाई, अपोजिट साइड में है ना, अपोजिट साइड में है तो कैंसिल कर देगा, और कैंसिल कर देगा तो बेटा मैं बोलूंगा कि डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो, और डाइपोल मोमेंट अगर जीरो हो गया तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया बच्चों, नॉन पोलर। सभी को यहां तक समझ में आ गया? बताओ जल्दी से बताओ बच्चों, यहां तक सभी बच्चों को बात समझ में आई क्या? यहां तक सभी को क्लियर है? ओके, यहां तक सभी क्लियर हो गए, थैंक यू, ओके थैंक यू। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे। नेक्स्ट मॉलिक्यूल लेते हैं बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। बताओ जरा, ये मॉलिक्यूल पोलर है या फिर नॉन पोलर है, प्लीज ध्यान से बताना। तो बच्चों यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को अगर मैं एक्सपांड करूं तो क्या बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड हो एंड डबल बॉन्ड हो, यही तो मॉलिक्यूल बनेगा। अभी क्वेश्चन है किस तरह, यहाँ पे आंसर क्या हो, पोलर की नॉन पोलर। तो देख लो बच्चों, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके, ऑक्सीजन की, तो इस पे चार्ज कैसा आएगा, इस पे चार्ज आ जाएगा आपके ऑक्सीजन पे तो डेल माइनस, और इस पे चार्ज आ जाएगा आपका डेल पॉजिटिव। इतनी बात क्लियर है? और यहाँ पे होगा डेल माइनस बिकॉज डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे मूवमेंट होगा इस तरीके से, और इधर मूवमेंट होगा बच्चों कुछ इस तरीके से। समझ में आ रहा है? अपोजिट साइड में है, तो जब अपोजिट साइड में तो बोथ विल कैंसिल आउट, तो आंसर बच्चों क्या होगा, जो म्यू नेट आएगा या म्यू रिजल्टेंट होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी जीरो। तो जीरो होने का मतलब मॉलिक्यूल बच्चों कैसा हो गया, ये आपका नॉन पोलर, मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। सभी को बात क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? ओके, अब देखो मैं यहाँ पे केसेस ले रहा हूँ। फर्स्ट केस लेते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे 1 सेकेंड, फर्स्ट केस की बात कर लेते हैं हम लोग, होमो एटॉमिक। होमो एटॉमिक, होमो एटॉमिक केस की बात करते हैं, और होमोटॉमिक के अंदर भी मैं क्लियर कर दूंगा डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में होमोटम, होमो का मतलब बच्चों सिमिलर, जहां पे सेम एटम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे मैं एग्जांपल लिया था H2, है ना, जैसे मैं एग्जांपल लूं बच्चों Cl2, ये सारे के सारे होमोटॉमिक है। और जैसे मैं एग्जांपल लूं Br2, इस तरीके से, तो सारे के सारे बच्चों डाइपोल मूवमेंट क्या होंगे इनके, डाइपोल मूवमेंट ऑलवेज जीरो। भाई इलेक्ट्रॉन की डिफरेंस मिलेगा नहीं, तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल कैसे हैं, नॉन पोलर। तो जब भी बच्चों डायटोमिक होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स आते हैं तो उस केस में हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा बच्चों, नॉन पोलर डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू जीरो। डाइपोल मोमेंट जीरो है इसलिए हमारा नॉन पोलर है। अगर डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता तो आंसर हमारा बच्चों कैसा हो जाता, पोलर मॉलिक्यूल, मतलब वहां पे पोलैरिटी देखने को मिलती। इतनी बात सभी को समझ में आ गई यहाँ तक? चलो अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। सेकेंड बच्चों बात करेंगे हम लोग हाइड्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, हाइड्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो हाइड्रो एटॉमिक जो मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रो का मतलब बच्चों डिफरेंट होता है, ठीक है, हाइड्रो का मतलब क्या होगा, हाइड्रो का मतलब डिफरेंट। तो बच्चों जो डिफरेंट एटम जब लगे होंगे तो जिसमें पहला केस अपन ले सकते हैं इंपॉर्टेंट इज HF, जैसे मैं यहाँ पे ले सकता हूँ HCl, जैसे मैं ले लेता हूँ HBr, जैसे मैं ले लेता हूँ HI। जल्दी से बताओ बच्चों आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखो फ्लोरीन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों हेलोजन के बारे में आपको अच्छे से पता है, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। सभी को बात समझ में आ रही है? बिकॉज डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों कैसी होती है, अधिक होती है। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? तो मतलब यहाँ पे जो नेट डाइपोल मूवमेंट होगा वो आपका नॉट इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अगर वो जीरो हो जाएगा तो मॉलिक्यूल विल बी पोलर। यार सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक सभी बेटा, यहाँ पे देखो किधर मूवमेंट होगा, इस तरीके से, इसका मूवमेंट इधर होगा, यहाँ पे वेक्टर का मूवमेंट इधर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट इधर होगा। ये चारों केसेस समझ में आए कि नहीं, जल्दी से बताओ, चारों केसेस आप लोगों को क्लियर हो गए हो? तो मैं अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, जरा बताना मुझे, इन चारों केसेस में, इन चारों केसेस के अंदर डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं यहीं से। चलो पहला मॉलिक्यूल ये, यार 1 सेकेंड, ओके, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है, ये सेकेंड मॉलिक्यूल है, ये थर्ड मॉलिक्यूल है, ये फोर्थ मॉलिक्यूल है। आपको बताना है डाइपोल मोमेंट का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा। जल्दी बताओ बच्चों, डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा। क्या आपका ऑर्डर 1, 2, 3 एंड 4, या फिर आपका ऑर्डर 4, 3, 2, 1, इनमें से क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। 1, 2, 3, 4, 1 कोई बच्चे बोल रहे हैं बी। अभी क्वेश्चन पूछना जस्ट स्टार्ट किया है, प्लीज बच्चों सही आंसर दो। सादिक, आकांक्षा, अमोल्या, अनन्या, यश, निकेत, अनुरोध,
अथर्व, आविष्कार एंड हेतल, क्षितिज, मृणाली, रिदेश, साक्षी, शर्मेश, नेक्स्ट इज श्रेयस, यश, सिद्धेश। सभी लोग आंसर करो बेटा प्लीज, सभी बच्चे। यशस्वी बेटा, यश, पार्थ, अथर्व, यशराज, विवेक, वेदांत, तेजस, सभी लोग आंसर करो। बताओ बच्चों क्या यहाँ पे आंसर होगा? आप लोगों ने अभी तक ना बहुत कम आंसर दिए हैं। सिर्फ क्षितिज ने आंसर दिया है ए ऑप्शन, अनन्या ने दिया है बी ऑप्शन, विघ्नेश ने दिया है ए ऑप्शन, एंड सिमरन ने दिया है फोर्थ लिखा है, विघ्नेश ने लिखा है ऑप्शन फर्स्ट, सिद्धेश ने लिखा है ए ऑप्शन। बाकी लोग प्लीज प्लीज जल्दी से रिप्लाई करो यार, अभी तो कुछ ही कम बच्चों ने रिप्लाई किया है। ठीक है, सभी लोग रिप्लाई करो। टोटल मुझे जितने बच्चे ज्वाइन है अभी 53, सभी बच्चों के रिस्पॉन्स आने चाहिए, सभी बच्चों के रिस्पॉन्स आने चाहिए प्लीज। मुझे लगना चाहिए कि आप लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को देख रहे हो। तो बच्चों यहाँ पे आविष्कार यार कहाँ हो आप, जल्दी से बताओ। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बोल रहे हैं बहुत सारे बच्चे। चलो मैं एक बार यहाँ समझाता हूँ आपको, और बेटर वे में आपको थोड़ा एक नई चीज बताता हूँ। आपको शायद यहाँ पे वो चीज समझ में नहीं आ रही है, इसलिए बहुत से बच्चों को ए ऑप्शन है, बहुत से बच्चों को बी ऑप्शन। चलो अपन उसे क्लियर ही कर लेते हैं फटाफट से। देखो तो यहाँ पे सबसे पहले समझो बच्चों, डाइपोल मोमेंट इक्वल टू होता है Q इंटू डी। Q का मतलब चार्ज, D का मतलब डिस्टेंस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बेटा जरा पहले मॉलिक्यूल को लेते हैं। हाइड्रोजन छोटा सा है, फ्लोरीन भी छोटा सा होगा। हाइड्रोजन यहाँ भी छोटा सा है, फ्लोरीन थोड़ा सा बड़ा होगा। हाइड्रोजन यहाँ पे बराबर छोटा होगा, ब्रोमीन थोड़ा और बड़ा होगा। ठीक है, हाइड्रोजन भी आपका छोटा होगा, आयोडीन सबसे बड़ा होगा। क्या सभी बच्चों को इतनी बात समझ में आ रही है, यस और नो? तो बच्चों मैं दो चीजों में बात करूंगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट इज डिपेंड अपॉन बच्चों चार्ज एज वेल एज डिस्टेंस। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? क्या सभी बच्चों को बात क्लियर है? अगर बच्चों में चार्ज को डोमिनेंसी दूं, अगर चार्ज को मैं डोमिनेंसी दूं तो व्हाट इज द आंसर? आप बोलोगे सर सबसे अधिक चार्ज कहाँ पे होगा? तो ये फ्लोरीन के पास चार्ज अधिक होगा, बिकॉज डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तेजी से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन बेटा किधर मूव करेंगे? टुवर्ड्स फ्लोरीन। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा बच्चों टुवर्ड्स फ्लोरीन, सबसे तेजी से होगा, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे अधिक होती है ना। तो इसलिए सबसे अधिक चार्ज बच्चों कहाँ मिलेगा? फ्लोरीन के पास। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा सर आपका फर्स्ट। अगर मैं चार्ज को डोमिनेंसी दूं तो हमारा डाइपोल मोमेंट का आंसर ये होगा। कितने बच्चों को बात समझ में आ रही है? अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस को डोमिनेंसी देता हूं तो फिर आंसर क्या होगा? सर बोलोगे यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडीन के बीच में डिस्टेंस बहुत अधिक है, और मैं इधर से इधर जा रहा हूँ बेटा, इस HCl में उससे कम होगा, HCl में उससे कम होगा, HF में सबसे कम डिस्टेंस है। तो अगर डिस्टेंस के बेस से बात करूं तो सबसे अधिक बच्चों कहाँ पे मिलेगा, जल्दी बताओ। तो आप बोलोगे सर फोर्थ की सबसे अधिक होना चाहिए डाइपोल मोमेंट, फिर थर्ड आना चाहिए, फिर सेकेंड आना चाहिए, फिर वन आना चाहिए। तो भाई ये दो आंसर बन रहे हैं। अब दोनों में से कौन सा आंसर करेक्ट बैठेगा, जल्दी बताओ। दोनों में से सही आंसर कौन सा होगा, जल्दी बताओ। अभी बहुत से बच्चों ने किया था ए ऑप्शन, कुछ बच्चों ने किया था बी, लेकिन बच्चों अकॉर्डिंग टू मी आंसर ए विल बी करेक्ट डेफिनेटली। बी आंसर आपका होगा इनकरेक्ट। तो प्लीज बच्चों कभी भी आपके अगर हाइड्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के डाइपोल मोमेंट के बारे में बात की जाए और डाइपोल मोमेंट के बारे में इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा बच्चा बेटा किसको देना है? चार्ज को डोमिनेंसी देनी है। प्लीज लिसन केयरफुली, हमेशा आपको चार्ज को ही प्रायोरिटी देनी है, चार्ज को प्रायोरिटी देनी है, डिस्टेंस को प्रायोरिटी नहीं देनी है। तो दैट्स व्हाई आंसर ए विल बी करेक्ट। क्या सभी बच्चों को ये पॉइंट समझ में आया? इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आई, यस और नो? जल्दी से बताओ बच्चों। यस, हम लोग बात कर रहे हैं एग्जैक्टली कितने बच्चों का आंसर सही था? सर डिस्टेंस को प्रायोरिटी क्यों नहीं दिया? हाँ, डिस्टेंस को प्रायोरिटी क्यों नहीं देते हैं? बिकॉज यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है। तो डाइपोल मोमेंट जो कॉन्सेप्ट है वो चार्ज पे अधिक डिपेंड करता है एज कंपेयर टू डिस्टेंस। उस पर डिस्टेंस की वजह से वहां पे अफेक्ट नहीं होता है। यहाँ पे मैंने बोला डाइपोल, डाइपोल मतलब चार्ज, चार्ज का जो मूवमेंट है, तो चार्ज का मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से चार्ज वैल्यू पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, लेकिन इतना ज्यादा डिपेंड नहीं करता, इतना चार्ज पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट चार्ज से रिलेटेड है। अनन्या बेटा क्या आपको बात समझ में आ रही है? अनन्या आपसे मैं बात करूं, क्या इतनी बात क्लियर है? सभी बच्चों क्लियर हो रही है? सर मेरा सही था पर मैंने डिस्टेंस को कट थिंकिंग नहीं किया था। ओके डोंट वरी, अभी समझ में आ गया ना? अभी विघ्नेश, यस विघ्नेश समझ में आ गया ना? अभी किसी बच्चों को और डाउट है तो आप पूछ सकते हो जल्दी से। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो थैंक यू सभी बच्चों को, थैंक यू। ओके अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पर बेटा हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं एक्चुअली, प्लीज ध्यान देना।
अब बच्चों हम लोग बात करेंगे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में। तो पॉली एटॉमिक जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे एटम मिलने वाले हैं सेंट्रल एटम के साथ, उन केस में डाइपोल मोमेंट अपन कैसे निकालते हैं। तो पहला केस बच्चों में लेता हूं AB2 टाइप। मेरा नाम आशीष भास्कर है उसलिए नहीं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का जनरल फॉर्मूला बच्चों ले रहा है मैंने AB2 टाइप। यहाँ पे ए आपका है सेंट्रल एटम, ए आपका सेंट्रल एटम है, और बी यहाँ पे आपका साइड एटम है, ठीक है। ऐसा नहीं मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा, आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ बैचों में चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग, बच्चे क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगा आपको बहुत ही आसान तरीके से। तो अभी देखो बच्चों डाइपोल मोमेंट को समझ लेते हैं। AB2 टाइप मैंने पहला कंपाउंड लिया है, जहां पे एग्जांपल ले सकते हैं अपन जैसे BeCl2। आप आंसर करो जल्दी से, ये पहला मॉलिक्यूल है। सेकेंड मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी हम लोगों ने बात भी करी थी। तीसरे मॉलिक्यूल बेटा लेते हैं C2H2। जल्दी से बताओ डाइपोल मोमेंट इन तीनों में कहां पे जीरो, कहां पे कैसा होगा, जल्दी बताओ, आंसर सबका आना चाहिए। जल्दी से बताओ बच्चों क्या आंसर होगा। BeCl2 की बात कर लेते हैं, तो BeCl2 में ये बेरिलियम आ जाएगा। बेटा बेरिलियम की वैलेंसी 2 ही होती है, आपको पता है। अब यहाँ पे डाइपोल मोमेंट बच्चों डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे काम करता है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बच्चों यहाँ पे अपोजिट साइड में है, तो डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो। तो ये मॉलिक्यूल हो गया आपका पहला वाला नॉन पोलर, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। सेकंड मॉलिक्यूल दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो कार्बन भी मैंने बताया था, कार्बन डबल बॉन्ड हो एंड डबल बॉन्ड, यहाँ का मूवमेंट बच्चों इधर होगा, इसका मूवमेंट इधर अपोजिट साइड, तो डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू जीरो, सीधा आ जाएगा। तीसरा केस था C2H2, मतलब ये बेटा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन वाला केस है। यहाँ पे बताओ डाइपोल मूवमेंट किधर से किधर होगा, जल्दी से बताओ प्लीज। यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किधर से किधर होगा बच्चों, इस केस का जल्दी से बताओ। तो इस केस में देखो बेटा ये कार्बन कैसा है sp हाइब्रिडाइज्ड, ये भी कार्बन कैसा है sp हाइब्रिडाइज्ड। तो इस केस में डाइपोल मूवमेंट जो होगा बच्चों वो इधर से इधर होगा और यहाँ पे इधर से इधर होगा। ये बात आप समझ लो, मेरी बात सबको समझ में आ रही है। तो बच्चों ये मॉलिक्यूल एक्चुअली में अपोजिट साइड में यहाँ भी मिल रहा है, तो डाइपोल मूवमेंट आल्सो हियर विल बी जीरो, तो मॉलिक्यूल हो जाएगा आपका नॉन पोलर। क्या इतनी बात सभी को समझ में आई, जल्दी से बताओ, क्या इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आई। BeCl2 बेंड कहां से होने लगा यार, BeCl2 बेंड कहां से होता है, ये किसने बता दिया आपको। BeCl2 बेंड नहीं होता है बेटा, BeCl2 बेंड कैसे हो सकता है। आपको पता है ये बेरिलियम है, इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको कॉन्फ़िगरेशन पता है क्या, NH2 इज द कॉन्फ़िगरेशन राइट। 2 इलेक्ट्रॉन्स बच्चे इसमें होते हैं, बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 ही होते हैं। यस इट इज लीनियर डेफिनेटली, यस इट इज लीनियर डेफिनेटली। अगर ये मोनोमर फेज में है इट इज लीनियर, बट यहाँ पे ये डाइमर फॉर्म में भी जाता है। तो क्यों जाता है, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, ठीक है। जो वहाँ पे बैक बॉन्डिंग वगैरह होती है, बनाना बॉन्ड बनता है, वो बाद में बताऊंगा, है ना। आपके एस ब्लॉक में पढ़ा चुका हूं मैं उन बच्चों को जो आपके नीट 3 के और PCMB के हैं। अगर ये मोनोमर फेज में होगा तो बच्चों क्लोरीन के पास होते हैं 7 1 2 3 4 5 6 7, ये इधर से हो जाएगा। यहाँ पे क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। बच्चों एक्चुअली दिस मॉलिक्यूल इज दिस, व्हाट इज दिस, ये मॉलिक्यूल बच्चों कैसा है, पोलर है नॉन पोलर है, जल्दी से बताओ। आपको भी बताया मेरे सामने कि यहाँ पे मूवमेंट कैसा होगा, अपोजिट साइड, तो आंसर विल बी जीरो। अभी अगर मोनोमर फेज में होगा BeCl2 तो बच्चों लीनियर ही होगा, और उसके बाद ये बदल जाएगा। बिल्कुल सही, समझ में आ गया, बिल्कुल यस करेक्ट। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट मॉलिक्यूल की तरफ, ठीक है, सभी लोग आंसर करेंगे। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है बच्चों, जैसे मैं ले लेता हूँ BF3, मैंने शायद आपको बताया था, ठीक है। चलो ये BF3 मैंने लिया है, कितना होगा यहाँ पे, कैसा होगा डाइपोल मूवमेंट, देखो इसमें मूवमेंट इधर से इधर होगा, इसका मूवमेंट यहाँ पे इधर होगा, बिकॉज जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट उधर ही होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे मैथमेटिकली थोड़ा अगर डायग्राम को एक्सप्लेन करूं तो देखो एक मूवमेंट इधर हो रहा है, ठीक है, डाइपोल का, बात समझ में रही है, एक का मूवमेंट इधर हो रहा है और एक का मूवमेंट इस तरफ हो रहा है। क्या सभी बच्चों को बात समझ में आ रही है। तो बच्चों अपन क्या करते हैं, यहाँ से रिजल्टेंट निकालने के लिए मैंने यहाँ पे एक बेस लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब जरा कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, तो बच्चों यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होगा, अराउंड बच्चों 30 डिग्री मिलेगा। बताओ भाई, मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ते होंगे, इस तरीके फिजिक्स में भी पढ़ते होंगे। तो बच्चों अगर मैं इसका रिजल्टेंट की बात करूं तो यहाँ पे आपका ये रिजल्टेंट बेटा ये कितना आएगा बताओ भाई। अगर ये 30 तो ये वाला केस क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा म्यू कॉस 30। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ रही है, म्यू कॉस 30। अच्छा इधर बच्चों ये कितना होगा, ये भी तो आपका म्यू कॉस 30 डिग्री होगा। क्या आपको सभी को बात समझ में आ रही है। और ये वाला बच्चों इसके साथ देखो, अगर मैं एक येलो कलर से बनाया, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये हो जाएगा बच्चों म्यू साइन 30 की, तो एक आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो इसमें कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ बच्चों, कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया।
ये तो मान लो येलो वाला इसका हो गया। अभी इसके भी बात करेंगे तो इसको हम लोग इसी पे ड्रॉ कर लेते हैं, तो उसका भी बच्चों रिजल्टेंट कहाँ होगा, वो इधर ही होगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये बच्चों यहाँ पे प्लस लगा सेम डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा म्यू साइन 30। क्या सभी बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? बेटा आप लोगों ने ये फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है, आपने फिजिक्स के अंदर ये चीज बिल्कुल पढ़ी होगी। तो देखो यहाँ पे दोनों का एडिशन हो रहा है, तो रिजल्टेंट आपका यहाँ पे आएगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आपको यहाँ पे देखने को मिले, तो ये हो गया आपका म्यू रिजल्टेंट। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? इतनी बात सभी क्लियर है? तो यहाँ पे आपका हो गया म्यू नेट इक्वल टू 0, बिकॉज ये जो नेट है ना वो इसको कैंसिल, ये पार्ट इसको कैंसिल करेगा, अपोजिट साइड में है, तो म्यू नेट आपका लगभग आपका 0 निकल के आ जाए। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? इतनी बात सभी क्लियर है? तो बच्चों चाहे BF3 हो, चाहे आपका BI3 हो, ठीक है, और चाहे आपका BBR3 हो, ये कंपाउंड कभी भी आए आपको सेम इसी मेथड से फॉलो करना है। सभी बच्चों को इतनी बात समझ में आ रही है? सभी को इसी तरीके से ही फॉलो करना है। ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कंपाउंड बच्चों मैंने दिया यहाँ पे सल्फर डबल बॉन्डो, नाउ दिस इज डबल बॉन्डो एंड डबल बॉन्डो, दिस इज SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, टिक करो जल्दी से, आंसर इसका टिक करो। तो देखो बच्चों क्या होगा, डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर लो तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो इसका मोमेंट इधर, इसका मोमेंट इधर, इन दोनों का नेट रिजल्टेंट आपका इधर आ जाए। क्या सभी को बात समझ में आ रही है? ये से कैंसिल करेगा तो सीधा आंसर आपको मिल गया कि सर म्यू नेट इक्वल टू यहाँ पे हो गया है 0, और 0 होने का मतलब मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर। सभी को इतनी बात समझ में आ रही है? डन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बच्चों SO2 को लेके बात करते हैं। तो SO2 में देखते हैं, तो ये आपका सल्फर आ गया, 6 बच्चों बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक लोन पेयर बचेगा, बाकी डबल बॉन्डो एंड डबल बॉन्डो। बताओ ये मॉलिक्यूल पोलर या नॉन पोलर, जल्दी से बताओ, ये मॉलिक्यूल पोलर या नॉन पोलर? बेटा क्वेश्चन करने जल्दी जल्दी हम लोगों को, ये आपका पोलर या नॉन पोलर? तो बेटा यहाँ पे मूवमेंट कहाँ होगा, इसका मूवमेंट इधर, इसका मूवमेंट इधर, बट अगर लोन पेयर बच्चों कभी भी आता है सेंट्रल एटम के साथ तो उसका मूवमेंट अबे होगा। कहाँ होगा बच्चों? सेंट्रल एटम से अबे होगा, और सेंट्रल एटम से अबे होगा तो मतलब मुझे बताओ तो सर ये तो कुछ केस ऐसे बन गया ना कि इसका मूवमेंट इधर हो गया सर, बाकी दो का मूवमेंट इधर हो गया, तो रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा, तो सर इसको इसे कैंसिल करना चाहिए। नहीं बच्चों, कैंसिल नहीं करेगा, ये कैंसिल नहीं करेगा, दिस मॉलिक्यूल इज पोलर, क्योंकि बेटा लोन पेयर इतना इफेक्टिवली डाइपोल मूवमेंट्स का या इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को डिफाइन नहीं करता है। तो मतलब यहाँ जो होगा ना मूवमेंट, ये बहुत ही वीक मूवमेंट होता है। प्लीज बच्चों समझना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से, दिस इज वेरी वीक मूवमेंट। यहाँ पे केस वही दिख रहा था कि एक ऊपर दिख रहा था, दो इधर दिख रहे थे, बट ऊपर बच्चों ऑक्सीजन था, इसलिए यहाँ पे आंसर आपका 0 हो गया था। लेकिन यहाँ पे लोन पेयर है तो ये बहुत वीक मूवमेंट होता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको म्यू की वैल्यू मिलेगी, और जो म्यू की वैल्यू मिलेगी जिसकी वजह से बड़ा ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? तो SO3 इसे क्वेश्चन आया है बच्चों, इस पे क्वेश्चन जेईई के अंदर पूछा गया है, SO2 और SO3 दोनों में पोलर कौन सा, नॉन पोलर कौन सा है? तो आंसर आपको दिख रहा होगा किस तरह, यहाँ पे SO3 जो होगा वो नॉन पोलर, SO2 आपका पोलर। क्या समझ में आ रहा है? यहाँ तक सभी को क्लियर है? जल्दी से बता, यहाँ तक सभी बच्चों क्लियर है? ओके ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन चल रहा है, ठीक है, इसलिए ध्यान दो। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स पे। केमिकल बॉन्डिंग को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो प्लीज बच्चों ध्यान देना, A यहाँ पे सेंट्रल एलिमेंट है, B आपका साइड एटम है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों अपन CCl4, जैसे लिया मैंने CH4, जैसे मैं लिया SiF4। जल्दी से बताओ आंसर, कौन कौन से मॉलिक्यूल पोलर, कौन कौन से मॉलिक्यूल नॉन पोलर? तो बताओ बच्चों, पहला मॉलिक्यूल लेता हूं मैं CCl4, कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन। चलिए अपन ने ऐसा, जल्दी से बताओ बच्चों मूवमेंट कैसा होगा, यहाँ पे कैसा होगा? इसको आप सिमेट्रिकल तरीके, सिमेट्री में लेके आओ, क्योंकि बेटा रिपल्सन कम से कम होना चाहिए। लोन पेयर के साथ बच्चों क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, क्लोरीन के साथ क्या है, लोन पेयर से रिपल्सन ना हो जाए एक एटम का दूसरे एटम के साथ, तो इसलिए बच्चों ये क्या होते हैं, यहाँ पे आपका मिड मैक्सिमम आपको डिस्टेंस मिले तो क्लोरीन एंड दिस इज क्लोरीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन। बच्चों जरा यहाँ पे आप वेक्टर के हिसाब से देख लो, तो इसका मूवमेंट ऊपर होगा, इसका मूवमेंट इस तरफ होगा, यहाँ पे इसका अपोजिट होगा, इसका इस तरफ होगा। तो ये वाला सेक्शन जो होगा वो इसको कैंसिल करेगा, ये वाला इसको कैंसिल, ये वाला इसको कैंसिल, तो यहाँ पे नेट जो रिजल्टेंट आएगा डाइपोल मोमेंट की वैल्यू वो हो जाएगी बच्चों आपकी 0। तो दैट्स व्हाई CCl4 इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और बच्चे इसको हम लोग सॉल्वेंट की तरीके से भी यूज करते हैं। क्या सबको समझ में आंसर बताते हैं? CCl4 इज नॉन पोलर, CH4 भी बच्चों कैसा होगा, नॉन पोलर होगा, बट SiF4 बच्चों ये भी आपका नॉन पोलर होगा। क्या सभी को इतनी बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ, इतनी बात सभी को समझ में आ रही है?
तो मैं यहाँ पे एक टर्म में यूज करता हूं कि अगर बच्चों सिमेट्री है मॉलिक्यूल्स के अंदर, अगर आपको सिमेट्री मिल रही है, या फिर बच्चों जो सराउंडिंग एटम्स है, प्लीज ध्यान दो, या फिर आपके जो सराउंडिंग एटम्स हैं अगर वो बच्चों सेम हो जाते हैं, सराउंडिंग एटम्स आर सेम, ठीक है, सराउंडिंग एटम सेम हो जाए, या फिर बच्चों यहाँ पे लोन पेयर अब्सेंट हो, प्लीज ध्यान देना, लोन पेयर अब्सेंट हो, प्रेजेंट ना हो, ये मैं केसेस लिख रहा हूँ, मॉलिक्यूल में सिमेट्री हो या सराउंडिंग एटम्स बच्चों सेम हो या आपके लोन पेयर्स वहां पे अब्सेंट हो, तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल्स बच्चों कैसे होंगे, वो मॉलिक्यूल्स का आपका डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलेगा, प्लीज ध्यान देना, सराउंडिंग एटम्स बेटा क्या सेम होने चाहिए, या फिर आपकी सिमेट्री कैसी है, मॉलिक्यूल सिमेट्रिक होना चाहिए, या बच्चों आपका लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, मतलब अब्सेंट होना चाहिए, तो उस केस में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। ये एक इजी ट्रिक होती है मॉलिक्यूल्स को जानने के लिए। क्या सभी को यहाँ तक समझ में आ गया? चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों CH3 है, जल्दी से बताना आंसर, कौन सा पोलर कौन सा नॉन पोलर। ये प्रीवियस क्वेश्चन है, CH2 ले लेते हैं अपन Cl2, थर्ड मॉलिक्यूल ले लेते हैं अपन CHCl3, नेक्स्ट फोर्थ मॉलिक्यूल लेते हैं हम लोग CH2F2। जल्दी से बताओ बच्चों पोलर कौन सा है, नॉन पोलर कौन सा है, जल्दी से बताओ पोलर कौन सा है, नॉन पोलर कौन सा है, देखते ही बताना है, जल्दी बताओ। बिल्कुल आंसर बहुत ही इजी है, इससे और इजी आंसर कुछ हो ही नहीं सकता है, सभी को आंसर बताना है बेटा। यस, जल्दी से बताओ क्या आपका यहाँ पे आंसर होगा। मैं देखता हूँ सभी के आंसर्स देखता हूँ। सेकंड इज नॉन पोलर, फर्स्ट एंड थर्ड आर पोलर। सुजल ने किया है, प्रथमेश ने किया है, सिमरन, अनन्या, कुछ ही बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, प्लीज यार सभी लोग रिस्पॉन्स करो, ठीक है। कुछ यार अभी तो मैं आपको ऑफलाइन नहीं पढ़ा रहा हूँ ना, ऑनलाइन ही चल रहा है, तो आप मुझे बताओ, सभी बच्चे आंसर बताएं, सभी लोग आंसर बताओ, ठीक है। कल मैंने क्वेश्चन दिए थे वो सभी बच्चों ने ट्राई किए होंगे ऐसा मैं मान के चलता हूँ, प्लीज क्वेश्चंस को ट्राई करो, जिन बच्चों ने नहीं किया वो भी ट्राई करो, ठीक है। और जो डाउट्स होगा डाउट्स को आप पूछो मुझसे, मैं बहुत सारे बच्चों को डाउट्स बताता हूँ डेली, मोर देन 30 डाउट्स, मोर देन 40 डाउट्स में डेली बता रहा हूँ, ठीक है। तो डाउट सेक्शन मैं कर रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन दो। तो बेटा ये सारे के सारे मॉलिक्यूल कैसे हैं, पोलर है। अभी मैंने थ्योरी आपको बताई थी, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आपके पोलर होंगे। क्यों पोलर होंगे, देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, जो सेंट्रल एटम है उसके आसपास सारे के सारे एटम सेम है क्या, नहीं, एक क्लोरीन 3 हाइड्रोजन पोलैरिटी मिलेगी, 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन पोलैरिटी मिलेगी, 3 क्लोरीन 1 हाइड्रोजन पोलैरिटी मिलेगी, 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन पोलैरिटी मिलेगी। तो सीधे कह सकते हो कि भाई साहब मॉलिक्यूल यहाँ पे कैसा पोलर होगा, डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। कितने बच्चों को बात ये समझ में आ रही है, सीधा ही आप टिक कर सकते हो। यहां तक क्लियर हो गया। चलो अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट मॉलिक्यूल PCl5, PCl5 और बच्चों PI5, ठीक है। इन दोनों में से पोलैरिटी की बात करेंगे, डाइपोल मोमेंट को लेके हम लोग समझेंगे। तो बताओ बच्चों क्या आंसर होना चाहिए। तो ये आपके मॉलिक्यूल्स लाइक AB5 टाइप कैटेगरी के हैं, ठीक है, आप देखेंगे ध्यान से। तो AB5 के अंदर बच्चों PCl5 को बनाते हैं अपन। तो PCl5 बच्चों कैसा बनता है, एक क्लोरीन यहाँ पे, दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एक क्लोरीन ऊपर होगा, एक क्लोरीन यहाँ पे नीचे होगा। तो ये बच्चों कुछ इस तरीके से बनेगा, सभी को समझ में आ रहा है, मतलब एक क्लोरीन, 2 क्लोरीन, तीसरा, और इस तरीके से 5 क्लोरीन नीचे बच्चों बनेगा ये ट्रायंगल से, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे। मतलब इसमें समझो कि ये वाला क्लोरीन, एक ये वाला क्लोरीन, एक ये क्लोरीन, ये तीनों के तीनों क्लोरीन बच्चों फास्फोरस के साथ क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे, और ये वाला क्लोरीन बच्चों क्या होगा, अप होगा, और ये वाला क्लोरीन आपका डाउन होगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है। दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, TBP आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा इसका सेम। अब ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, जल्दी से बताओ बच्चों, इसका डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, बताओ जल्दी से। तो इसको बना लेते हैं अपन, एक क्लोरीन का मूवमेंट ऊपर होगा, मतलब ठीक है, इस तरीके डाइपोल जाएगा। एक आपका ये सेंट्रल एटम है, यहाँ पे मूवमेंट इस तरफ होगा, इस क्लोरीन का मूवमेंट है यहाँ पे, तो ये इस तरफ जाएगा, और बाकी दो का मूवमेंट आपका इस तरीके से जाएगा। क्या सभी को, बेटा मैं वेक्टर की हेल्प से बता रहा हूँ, ये सभी को समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो इससे ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट आपका इधर बीच में जाएगा, तो ये वाला इससे कैंसिल कर जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये जो होल मॉलिक्यूल आपको दिखेगा जहां पे डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर 0 हो गई तो मॉलिक्यूल बच्चों कैसा हो गया आपका, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। कैसा हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल आपको मिल गया। समझ में आ गया सभी को, यस डेफिनेटली दिस इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल, करेक्ट। अब बात करते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों AB6 टाइप मॉलिक्यूल।
केमिकल बॉन्डिंग बच्चों में पढ़ा रहा हूँ, ध्यान देना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेक्शन है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन यहाँ से मिल सकते हैं तो आप कर पाओगे बिल्कुल। SF6 बच्चों, इस भी क्वेश्चन आया है, तो SF6 का बेटा क्या बनेगा, स्ट्रक्चर बना लो। सर यहाँ पे देखो ये आपका जाएगा स्क्वायर प्लेनर में जाएगा, ऐसे बना लो, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, एक जाएगा इस तरीके से ऊपर प्लेन के, एक जाएगा नीचे, मतलब क्या हो जाएगा वो समझ लो। ये वाला फ्लोरीन 1 2 3 एंड 4, ये चारों का चारों बच्चों सेम प्लेन में होंगे, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। और एक आपके प्लेन के ये ऊपर वाला होगा, ये प्लेन के नीचे वाला होगा। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसको आप यहां बना लो, ये सेंट्रल एटम, मूवमेंट इधर होगा, एक का मूवमेंट आपका इधर जाएगा, समझ लो बच्चों। इधर फ्लोरीन है तो ये मूवमेंट आपका इस तरफ होगा और इधर फ्लोरीन का मूवमेंट इस तरफ होगा, ठीक है। और इधर मूवमेंट यहां जाएगा और इसका मूवमेंट आपका यहां होगा। तो बट इन दोनों का रिजल्टेंट बच्चों जाएगा बीच में, इस तरफ, इन दोनों का रिजल्टेंट जाएगा इधर बीच में, इन दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे सारे के सारे कैंसिल आउट हो रहे हैं, आपको दिख भी रहा होगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, तो नेट म्यू की वैल्यू हो जाएगी 0, तो मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है बच्चों? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर, सभी को समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल। बहुत बच्चे आंसर कर रहे हैं, करेक्ट, बिल्कुल, डेफिनेटली। अब चलते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल की तरफ। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है बच्चों वाटर मॉलिक्यूल। जल्दी से बताओ क्या वाटर मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। नेक्स्ट है बच्चों आपका यहाँ पे अमोनिया NH3, ये पोलर या नॉन पोलर। नेक्स्ट है बच्चों आपका CH3 ऑक्सीजन एंड CH3, ठीक है, ईथर। बताओ जरा इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल ले लो, ये सेकंड ले लो, यहाँ पे आपका ये थर्ड मॉलिक्यूल है, कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर, जल्दी से बताओ। वाटर मॉलिक्यूल्स को लेके बेटा अगर मैं बताऊं यहाँ पे स्ट्रक्चर तो क्या बनेगा, ये ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक लोन पेयर आपका यहाँ होगा, एक लोन पेयर आपका इधर होगा। बताओ जल्दी से आंसर क्या होना चाहिए। तो बेटा नेट रिजल्टेंट मूवमेंट किधर से किधर होगा वो देख लो। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में से बच्चों इलेक्ट्रॉनिक किसके, ऑक्सीजन के इधर का, इसका मूवमेंट इधर होगा, इसका मूवमेंट इधर होगा। ऑक्सीजन बेटा लोन पेयर दिख रहा है तो अभी होगा, लोन पेयर सेंट्रल एटम से अभी इस तरीके से मूवमेंट होगा। क्या सबको समझ में आ रहा है? तो इसमें अगर आप थोड़ा या मैथमेटिकली थोड़ा ऑब्जर्वेशन करो तो क्या मिल रहा है कि सर यहाँ पे इस तरीके से मिल रहा है कि एक का मूवमेंट तो इधर जा रहा है सर, इसका मूवमेंट इधर जा रहा है, तो इसका नेट इधर जाएगा। ये लोन पेयर्स की बात कर रहा हूँ बच्चों, ये लोन पेयर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो नेट आपका ऊपर हो गया। क्या सबको समझ में आ रहा है? ये मैंने जो केस बताया ये लोन पेयर्स को लेके हम लोग समझा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, पोलर या नॉन पोलर, जल्दी से बताओ। तो लोन पेयर्स का मूवमेंट तो ऊपर हो गया, तो मतलब ये मॉलिक्यूल ऐसा बन गया क्या कि भाई साहब ये ऑक्सीजन था यहाँ पे, ठीक है, और इसमें एक तो वेक्टर इस तरीके से मूव किया, एक वेक्टर आपका इस तरीके से मूव किया और लोन पेयर से रिजल्टेंट यहाँ पे आया। तो सारे के सारे सेम डायरेक्शन हुए कि नहीं हुए बच्चों, जल्दी से बताओ। क्या सभी का डायरेक्शन सेम हुआ? तो डायरेक्शन सेम हुआ तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने बताया था लोन, मैंने बताया भी था अभी लोन पेयर आ जाएगा तो डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, तो डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। डाइप नॉट इक्वल टू 0 तो मॉलिक्यूल विल बी पोलर। तो मॉलिक्यूल बच्चों कैसा हो जाएगा, मॉलिक्यूल आपका पोलर हो जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई, जल्दी से बताओ, सभी क्लियर है? अब बच्चों बताते हैं NH3 पे, अमोनिया पे, बताओ जरा आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अमोनिया। अमोनिया कैसा होगा, पोलर या फिर आपका नॉन पोलर, जल्दी से बताओ। अमोनिया इज ए पोलर, एग्जैक्टली, बिल्कुल, डेफिनेटली अमोनिया इज ए पोलर, बिल्कुल सही आंसर, करेक्ट आंसर है। चलो इसको देखो हम लोग देख लेते हैं एक बार अमोनिया के बारे में भी कि बच्चों यहाँ पे आपके NH3 मैंने लिया था, इसका जरा स्ट्रक्चर बना के देखो। तो ये नाइट्रोजन हो जाए, इस पे 3 हाइड्रोजन आपको मिल रहे हैं और एक लोन पेयर आ गया, तो आंसर सीधा टिक करो। ये बेटा यहाँ पे लोन पेयर दिख रहा है तो आंसर सीधा मॉलिक्यूल बच्चों क्या होगा, नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बच्चों क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ लोन पेयर। तो आंसर भी बेटा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल आपका हो गया यहाँ पे पोलर। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है, सभी क्लियर है? चलो इसके बाद आते हैं बेटा ईथर की तरफ। तो ईथर वाला जो केस मैंने बताया था वो जरा बताओ। नेक्स्ट केस था आपका ईथर। ईथर में था आपका डाई मिथाइल ईथर, ये आपको दे रखा था, बताओ जरा इसका आंसर, ये पोलर है या नॉन पोलर है? ईथर कैसा होना चाहिए बेटा, नॉन पोलर। कुछ बच्चे बता रहे हैं कि सर नॉन पोलर होगा, सही से बताओ बच्चों। यहाँ पे बीच में क्या है, इसका जरा स्ट्रक्चर बनाओ जरा। यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे, एक CH3 आपका इधर होगा, ध्यान दो, और एक CH3 आपका इधर होगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेटा लोन पेयर के वजह से बॉन्ड जो होगा ना, ये बॉन्ड पेयर्स को नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। अब बताओ यहाँ पे आंसर क्या होगा। कार्बन और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर जाएगा, डाइपोल मोमेंट इधर जाएगा, इसका इधर जाएगा, इसका नेट रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों, ये तो इधर जाना चाहिए, अभी ये इधर जाना, इसका नेट रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? तो बताओ तो डायरेक्शन तो सेम ही मिल रहा है ना, तो डायरेक्शन अगर सेम मिल रहा है तो म्यू नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी,
म्यू नेट हो जाएगा नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब मॉलिक्यूल विल बी पोलर, मॉलिक्यूल हो जाएगा आपका पोलर। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? बताओ बच्चों, इतनी बात यहां तक सभी को समझ में आ रही है? यस और नो? डन। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट मॉलिक्यूल की तरफ। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है बच्चों HCF2। ये आपके जेई मेंस का क्वेश्चन है, प्लीज सॉल्व करो। जिन्होंने यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन जेई मेंस का है। बताओ बेटा ये मॉलिक्यूल पोलर होगा कि आपका नॉन पोलर होगा? क्या आंसर इसका बनना चाहिए? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ बच्चों क्या होना चाहिए इसमें। अगर मैं इस मॉलिक्यूल के अंदर बेटा हम लोग क्या निकालते हैं, लोन पेयर्स वगैरह निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट, तो क्या होगा बताओ? यहाँ पे निकालते हैं 1/2 ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑफ सेंट्रल एटम। अगर आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने हैं तो आपको इस तरीके निकालना है 1/2 नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस बच्चों हम लोग करते हैं मोनोवैलेंट एटम, ठीक है। मोनोवैलेंट एटम कौन कौन से होते हैं नंबर्स में? जैसे आपके यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाए, फ्लोरीन आ जाए, क्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, आयोडीन आ जाए, उनके नंबर्स आपको यहाँ डिफाइन करने हैं। तो बताओ जरा क्या आंसर होगा? तो यहाँ Z की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/2। बेटा जीनोन आपको पता है ये आपका नोबल गैस है। जब नोबल गैस है तो यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कितने होंगे? इसके 8 होंगे। कितने होंगे? 8। हाउ मेनी मोनोवैलेंट एटम? दैट विल बी 2। तो यहाँ पे 2 कर दो, तो 8 एंड 2 बटे 10, 10 डिवाइड बाई 2, आंसर विल बी 5। मतलब यहाँ पे मिलेंगे आपको 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर आपको मिलने चाहिए इस मॉलिक्यूल के अंदर। और 5 इलेक्ट्रॉन पेयर के अंदर बच्चों ये केस बन जाता है किसका? 3 लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर का, क्योंकि यहाँ पे 2 ही आपको एटम ऐसे हैं साइड एटम, तो 2 बॉन्ड पेयर बनेंगे, 3 आपके लोन पेयर हो जाएंगे। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? चलो अब देखेंगे यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो बच्चों इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? बीच में आपका जीरोन आ गया, एक फ्लोरीन आपका ऊपर होगा, एक फ्लोरीन आपका नीचे होगा। बाकी बच्चों बीच में होंगे आपकी 3 लोन पेयर, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर और आपका यहाँ पे तीसरा लोन पेयर। ये बन गया यहाँ से इसका आपका स्ट्रक्चर। अब बताना है आपको यहाँ पे तो डाइपोल मूवमेंट बड़ा कैसे होगा। तो ये मूवमेंट ऊपर जाएगा, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ पे इधर जाएगा। इधर बात करें तो ये इधर जाएगा, इसका मूवमेंट इधर अभी होगा, इस पे इधर। नेट रिजल्टेंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? तो बताओ बच्चों आंसर क्या होगा? आंसर बहुत क्लियर आपको दिख रहा होगा कि भाई इससे सर ये वाला कैंसिल, इस वाले से ये वाला कैंसिल, तो यहाँ पे जो म्यू नेट की वैल्यू आ जाएगी वो सीधी आपकी आ जाएगी 0। और 0 आने का मतलब है कि ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया? नॉन पोलर। तो मतलब अगर लोन पेयर आ रहे हैं तो हमेशा आपको पोलर मिले ऐसा जरूरी नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ में? लोन पेयर को ही कैंसिल कर सकता है या इनर्ट गैस होती है, बिल्कुल। तो बॉन्ड कैसे बनाएगा? हाँ बेटा बिल्कुल, ये एक स्पेशल केसेस से मैं पढ़ाऊंगा आपको हेलोजन फैमिली और इनर्ट गैसेस। मैं बताऊंगा कि जीनोन ही एक ऐसा कंपाउंड है जो बहुत अच्छे से हेलोजन के साथ कंबाइन होता है, डिफरेंट टेम्परेचर पे, डिफरेंट रेशियो के साथ। हेलोजन आपके जीनोन के साथ अगर बच्चों डिफरेंट प्रोपोर्शनल में जीनोन और हेलोजन बच्चों अगर आपके ऐड किए जाते हैं डिफरेंट रेंज ऑफ टेम्परेचर पे, तो कंबाइन कर जाता है ओनली जीनोन और बहुत सारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। वो परसेंटेज क्या है, वो रेशियो क्या है आपके इनर्ट गैसेस के हेलोजन से, वो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। डिफरेंट रेशियो होते हैं, 1:2, 1:4, 1:6, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपके जो हैलाइड्स होंगे आपके जीनोन के, वो देखने को मिलेंगे। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? तो इतनी बात बच्चों क्लियर है सभी को? यहाँ तक समझ में आ गया? अब एक बार देखते हैं टाइम कितना हो गया। टाइम तो ऊपर निकल गया। चलो एक मॉलिक्यूल और लेते हैं। जैसे मैं मॉलिक्यूल लिया बच्चों HCF को, बताओ जरा ये कैसा होगा, पोलर या नॉन पोलर? पोलर या नॉन पोलर? तो Z अगर मैं निकालूं तो बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे? तो वही 1/2 सेंट्रल एटम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होंगे प्लस साइड एटम कितने हैं 4, 8 + 4 कितना 12, 12 डिवाइड बाई 2, आंसर विल बी 6 इलेक्ट्रॉन पेयर आपको देखने को मिलेंगे। अब 6 में बच्चों देखो 4 तो बॉन्ड पेयर बन जाएंगे सीधे, अरे भाई 4 देख रहे हैं ना, तो 4 तो आपके यहाँ पे बन जाएंगे बॉन्ड पेयर, बाकी 2 क्या होंगे आपके लोन पेयर। बट बॉन्ड पेयर कैसे अरेंज होंगे इसको मैं केमिकल बॉन्डिंग में बताऊंगा और प्रॉपर अभी देख लो आप। जीनोन ये हो गया, इसमें एक लोन पेयर यहाँ पे होगा, एक लोन पेयर यहाँ पे, एक फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, थर्ड और आपका 4, ये बनेगा इसका स्ट्रक्चर। तो नेट रिजल्टेंट बच्चों देखो क्या होना चाहिए, इसका मूवमेंट इधर, इसका मूवमेंट इधर, यहाँ पे मूवमेंट इधर, इसका रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा, इसका रिजल्टेंट यहाँ पे, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, मतलब ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा।
तो म्यू जो नेट आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी सीधी 0। तो मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर। ये बात सभी को समझ में आ रही है? मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर, यहां तक कंफर्म है? तो कल बच्चों हम लोग, ये तो मैंने आज बात करी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के ऊपर, तो आज आप इस पे भी क्वेश्चन कर सकते हो केमिकल बॉन्डिंग के डाइपोल मोमेंट पे। बाकी हम लोग कल बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डाइपोल मोमेंट पे। वहां पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आएंगे, बेंजीन के डेरिवेटिव आएंगे, एल्कीन आएगा, एल्काइन आएगा, बहुत सारे एल्केन आएंगे, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आएंगे, और फिनोल, एल्कोहल सारे के सारे आएंगे। तो वहां पे हम लोग देखेंगे किस तरीके से आंसर आपका बनता है। ठीक है, तो आज इस लेक्चर को हम लोग यही फिनिश करते हैं। थैंक यू।